होता है ये हमने कल किया था, है ना। आज अच्छा, ये जो प्रकृति में विक्षेपण होता है उसी को हम एक नाम से जानते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, चाहे इसको इंद्रधनुष बोल दो, चाहे इसी को बोल दो प्रकृति में विक्षेपण। ठीक है। अच्छा, विक्षेपण का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाए, किसी भी तरीके से 7 रंगों में बंट जाए तो उसे हम विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। और ये 7 रंगों में बांटता कौन है? प्रिज्म। ठीक है ना। या जब प्रकाश त्रिभुजाकार संरचना, ये कैसी संरचना है? त्रिभुजाकार। अब इसके अंदर चाहे कांच भरा हो, चाहे पानी भरा हो, चाहे कोई भी पारदर्शी चीज़ भरी हो, क्लियर है ना, तब प्रकाश अगर इसके अंदर से जाएगा, त्रिभुजाकार प्रिज्म है अपना, ऐसी शेप के अंदर चाहे कांच भरा हो, चाहे पानी भरा हो, चाहे कोई भी चीज़ भरी हुई हो। ठीक है। जब प्रकाश या सफ़ेद प्रकाश इसके अंदर से पास होता है तो वो 7 भागों में या 7 रंगों में बंट जाता है। ठीक है। एक है जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है और एक है जो सबसे कम मुड़ता है। जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है उसको हम बोलते हैं लाल, या हमें जो दिखाई देता है सबसे कम मुड़ा हुआ उसे हम बोलते हैं लाल रंग, और ज़्यादा मुड़ता है वो है हमारा बैंगनी रंग। ठीक है। ये तो हमने करके देखा था एक्सपेरिमेंट से या अपनी लेबोरेटरी के अंदर प्रिज्म रखकर। ठीक है। अब ऐसा ही प्रिज्म प्रकृति के अंदर अपने आप कहाँ बनता है, उसे अब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब प्रकृति के अंदर ये बनता है जब जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है, बारिश ख़त्म होते ही मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, तब सूरज अगर इस तरफ है तो हमें इस तरफ दिखाई देता है, सूरज अगर इस तरफ, यानी हमारी पीठ के पीछे सूरज है तो हमें इस तरफ ऐसे ही 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है। और इन्हीं 7 रंगों को हम बोल देते हैं इंद्रधनुष। क्लियर है ना। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण होता है, उसी को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष है प्राकृतिक रूप से होने वाला विक्षेपण। क्लियर है। प्राकृतिक रूप से यानी हमने उसके अंदर ना हमने कोई प्रिज्म बनाया है, ना हमने कहीं से सफ़ेद लाइट लेके आए हैं, अपने आप तो लाइट आती है, अपने आप ही विक्षेपण होता है और हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। और हमें 7 रंग दिखाई देते हैं इसीलिए हम बोलते हैं कि पक्का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रिज्म के रूप में काम कर रहा होगा और उसी से हमें 7 रंग दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ना। अब इसको जैसे ही हमने आगे और जाके अच्छे से सर्च किया तो हमने देखा कि बारिश जो हुई है, और हमेशा बारिश के बाद ही दिखाई देता है। सीधा अगर दिखाई देता तो हर रोज़ इंद्रधनुष बनता, हर रोज़ तो नहीं बनता है। लेकिन बारिश होने के बाद भी तब दिखाई देता जब मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाए। क्लियर है ना। अगर मौसम साफ़ नहीं है तो भी हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर है। इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से होने वाला विक्षेपण। अब हमने ये भी देखा कि विक्षेपण के लिए प्रिज्म की ज़रूरत होती है, और प्रकृति के अंदर ये प्रिज्म का काम बारिश के बाद पानी वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर बचा होगा और वही प्रिज्म का काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बारिश के बाद ही हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्लियर है। तो बारिश के बाद छोटी छोटी बूंदें एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे चारों ओर के वातावरण के अंदर बच जाती है और उन्हीं के थ्रू हमें ये 7 रंग बंट के दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं वो हम समझते हैं। आपको पता है बारिश की बूंद है वो कैसी होती है? गोल होती है। ये क्यों होती है ये भी आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है। मान लो ये हमारे वातावरण में ऊपर हवा में कहीं पे ये छोटी छोटी ऐसी बूंदें लटकी हुई है, उसमें से एक बूंद हमने मान ली वो ऐसी है। ठीक है। अब सूरज का प्रकाश इसके ऊपर कहीं से आ रहा होगा, मान लो यहाँ पे सूरज है। ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर प्रकाश आएगा। सूरज का प्रकाश कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ये डायग्राम बस हम ऐसे समझ रहे हैं कि ये मान लो बूंद है बारिश की, ये सूरज है जहाँ से इसके ऊपर सफ़ेद प्रकाश आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला माध्यम कौन सा है अपना? विरल। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर तो हवा है और इसके अंदर बूंद के अंदर पानी है, तो सघन माध्यम है। ठीक है। इसके अंदर हमारा सघन माध्यम है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर अभिलंब बनाएं, ऐसे अभिलंब बनेगा क्योंकि इसके ऊपर ये वाला जो सरफेस है, पृष्ठ है, इसके ऊपर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है।
है ना। तो ये 90 डिग्री का कौन बना, ये वाला हमारा अभिलंब बना। अब जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है तो किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है, तो ये इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है सफ़ेद प्रकाश जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो लाल रंग है वो अलग तरीके से मुड़ेगा, जो वॉयलेट है वो अलग, यानी इसके जो सातों के सातों रंग है वो अलग तरीके से मुड़ेंगे। ये हम विक्षेपण में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक मुड़ा और ये दूसरा मुड़ा। इनमें से कौन सा लाल है, कौन सा बैंगनी है, लाल ऊपर वाला, क्लियर है। तो ये वाला हमारा रेड कलर है, इसके ऊपर मैं आर लिख देता हूँ, इसके ऊपर वी, क्योंकि ये कम मुड़ा है, ये ज़्यादा मुड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जाना तो इस तरफ चाहिए, क्योंकि अपवर्तन के अंदर ऐसा ही होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कोण, जिसे हम क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं, वो कोण बनता है यहाँ पे अभिलंब के साथ। ये वाला अभिलंब ऐसे बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और अभिलंब के साथ ये वाला कोण, अभिलंब के साथ जो आपतित कोण बनाती है उसे ही हम आपतन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण कुछ ऐसा बनता है कि ये वाली प्रकाश की किरण इधर ना जाकर वापस इसी माध्यम में इधर आ जाती है, ठीक है। और ये वाली भी इधर आ जाती है, ठीक है। ये वाली भी इधर, ये वाली भी इधर, उधर नहीं गई। जब ऐसा हो जाए ना तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक बार के लिए हम इसको लिख लेते हैं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। कई बार के लिए सिंपल एक लाइन का या एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार यूज़ कर लेते हैं TIR, TI और R, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा होता है, फुल फॉर्म तो ये रही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट फॉर्म है TIR। आप हिंदी में अगर याद करना चाहो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आपके लिए ज़्यादा काम का है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको दोनों चीज़ें याद रहें, क्लियर है ना। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रहा होता है तो एक विशिष्ट आपतन कोण बनने पर यह प्रकाश वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। सघन माध्यम में तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे मैं लिख देता हूँ TIR से, क्लियर। जब प्रकाश, और एक चीज़ और यहाँ पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए प्रकाश हमेशा सघन से विरल में ही जाना चाहिए। विरल से सघन में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। एक और चीज़ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो ज़रूरी है वो है ये वाला कोण, विशिष्ट आपतन कोण। यहाँ पे अगर ये वाला कोण यहाँ नहीं बनेगा तो ये उधर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। या तो ये बनना चाहिए या इससे बड़ा विशिष्ट आपतन कोण बनना चाहिए, या इससे बड़ा कोण बनना चाहिए। इससे छोटा बनेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्लियर है। ये चीज़ हुई हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे। अब इसके बाद इससे आगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ तक तो इसके अंदर तो पानी ही है। जब यहाँ से निकलेगा प्रकाश तो यहाँ पे अगर हम फिर से अभिलंब बनाएं
तो यहाँ पे अभिलंब कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब की तरफ जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा ना, यानी यहाँ से ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा। ये भी अभिलंब से दूर गया और ये भी अभिलंब से दूर गया। ये अभिलंब आप बस आइडिया लेने के लिए बना सकते हो कि प्रकाश किधर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। ऊपर वाला कलर कौन सा था? रेड, नीचे वाला वॉयलेट। यही रेड यहाँ पे आया और यही वॉयलेट यहाँ आया, क्लियर है। और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है उसको ऊपर रेड नीचे वॉयलेट दिखाई देगा, ठीक है। और बीच में बाकी के जो कलर है विबग्योर के जो हमने पढ़े थे वो सारे कलर दिखाई देंगे, और इसी को कहते हैं इंद्रधनुष, ठीक है, जो हमें यहाँ पे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, क्लियर है ना। और ये आपको ऐसे गोल भी ऐसे दिखाई देता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाई देगा, ऐसे गोल दिखाई देता है। वो गोल क्यों दिखाई देता है? वो गोल एक तो इसलिए कि हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ से देखते हैं, वहाँ से जब एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं तो पहली चीज़ तो हमारी अर्थ, हमारी धरती है ना, उसकी आकृति है वो क्या है? गोल है। तो ऊपर जो एनवायरनमेंट है इसके चारों ओर जो वातावरण है वो भी क्या होगा? गोल। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बारिश की बूंद भी कैसी है? गोल। तो आपको वो ऐसे एक चक्री का आधी चक्कर बना हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और आधा चक्कर सा दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम इंद्रधनुष बोल देते हैं, क्लियर है ना। हाँ, तो अब इस इंद्रधनुष को अगर आपको लिखना हो तो इसको कैसे लिखोगे? एक तो सबसे पहली चीज़, इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से होने वाला विक्षेपण है। कब बनता है? बारिश के बाद बनता है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? यहाँ पे क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। एक बार अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और यहाँ पे अपवर्तन, क्लियर है। 3 चीज़ें होती है, तब जाके हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, क्लियर है ना। और आपने ये भी देखा होगा कि हर बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार बारिश आएगी और आपको इंद्रधनुष दिखाई ही देगा। उसके लिए सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो सूरज है वो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपके बिल्कुल पीछे होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। दूसरी ये कि यहाँ पे अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर अपवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा तब तो ये 3 चीज़ें हो रही होंगी, और अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इनमें से क्या हो रहा है? यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है और सूरज का प्रकाश उधर सीधा निकल जाता है, क्लियर है। और इसी कारण से आपको हर बार इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। कई बार दिखाई देता है, कई बार नहीं भी देता। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ होगा, क्लियर है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे जो विशिष्ट कोण बनता है, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, वो नहीं बना होगा और अपवर्तन हो गया होगा उधर, क्लियर है। तो इंद्रधनुष के बारे में अगर आपको लिखना हो तो क्या ये प्राकृतिक रूप से होने वाला विक्षेपण है जब या बारिश के बाद वायुमंडल में उपस्थित बारिश के बाद वायुमंडल में उपस्थित बारिश की सूक्ष्म कण या छोटी बूंदों विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंद्रधनुष बनता है। जब भी आपको इंद्रधनुष के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए
अच्छा सा एक तो ये डायग्राम बनाना है, इसके साथ ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन भी अगर पूछा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, ठीक है। तो बारिश के बाद वायुमंडल में जो छोटी छोटी बूंदें बच जाती है, उन बूंदों से क्या क्या होता है, एक तो होता है विक्षेपण और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दो कारणों की वजह से इंद्रधनुष बनेगा। अगर विक्षेपण हो गया लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ तो आपको इंद्रधनुष दिखाई नहीं, ठीक है। ऐसे ही सूरज है, वो आपके बिल्कुल बैक साइड में होगा तभी आपको सामने इंद्रधनुष दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूर्व दिशा में सूरज है तो आपको इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देगा, पश्चिम में। क्लियर है, यानी अगर पूरब इधर है तो पश्चिम में आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो भी अगर आपको इंद्रधनुष अच्छे से समझ में आया है तो ही आप उसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे हमारा विक्षेपण है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के अंदर भी वही शब्द मेन है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है वो तो आप सबको पता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, ये भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर ये वायुमंडलीय अपवर्तन ही दे देगा। क्या होता है ये वायुमंडलीय अपवर्तन? अपवर्तन तो सबको पता है, जब प्रकाश सघन से विरल में या विरल से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या है, प्रकाश मुड़ जाता है। एक में अभिलंब की ओर मुड़ता है और एक में अभिलंब से दूर मुड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब ये माध्यम कहीं पे भी बन जाए, जहाँ पे भी सघन और विरल माध्यम बन गया, प्रकाश पक्का मुड़ेगा ही मुड़ेगा। क्लियर है ना। अब वायुमंडल के अंदर ये कैसे, अब वायुमंडल के अंदर भी अगर अपवर्तन हुआ है तो वहाँ पे भी ऐसे माध्यम बने होंगे तभी वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ होगा। ये कैसे बनते हैं, इसका अगर आपको सिंपल सा एग्जांपल देखना हो ना, तो आपने घर पे गैस तो सबके होगा, जब वो जलता है तो जहाँ पे उसकी लो खत्म होती है उसके ऊपर से देखना, सामने जो चीज़ें दिखाई देती है ना वो ऐसे हिलती हुई दिखाई देती है थोड़ी सी, ठीक है ना। वो इसीलिए दिखाई देती है कि मान लो ये आपका गैस है, उसकी ऐसी कोई लो है, ठीक है, ऐसे गैस जल रहा है, इसके ऊपर ऐसे गर्म हवाएं निकलती है, ठीक है। इसके ऊपर वाली वायु ये वाली गर्म होगी, इससे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं यहाँ पे कैसी हो जाती है, ठंडी, यहाँ पे गर्म, ठीक है। ये गर्म वायु, ये ठंडी वायु, किसके कण हैं जो दूर दूर होंगे, गर्म के कि ठंडी के? ठंडी के कण पास पास, गर्म के कण दूर दूर। कौन सा सघन कौन सा विरल माध्यम हो गया माध्यम अलग अलग। यानी यहाँ पे जो गर्म वायु है ना वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो वो कैसे माध्यम बन जाएगी, विरल माध्यम बन जाएगी। क्लियर है। और यहाँ वाली ठंडी है वो भारी होगी, थोड़ी सी भारी होगी, ज़्यादा नहीं, और वो कैसी माध्यम बन जाएगी, सघन। क्लियर है। ये हल्की हो, अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा ये हल्की है और ये भारी? हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है, क्लियर है ना, और यहाँ से जो भाप सी है वो ऊपर उठती है, इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे हल्का और यहाँ पे भारी, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ये ठंडी वायु भारी और ये हल्की, इसीलिए ये विरल और ये सघन, माध्यम अलग अलग हो गया। अच्छा इधर भी तो ठंडी है, इधर भी ठंडी, बस यहाँ ही गर्म है। अगर आपने यहाँ से देखा है, यहाँ से मान लो आपने देखा है, तो अगर इससे प्रकाश होके जाएगा तो इधर सघन माध्यम है यानी ठंडी वायु, यहाँ पे गर्म आई, फिर से ठंडी आई, यहाँ से जब प्रकाश जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? इसी मुड़ने के कारण उस तरफ जो चीज़ें हैं वो आपको हिलती हुई दिखती है। क्लियर है। इसे ही हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी वायु के अंदर जो अलग अलग परत बन जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, ये ठंडी वायु की परत है, ये गर्म वायु की परत है। और जैसे ही इनके अंदर अलग अलग परत बनी तो इनके अंदर सघन और विरल माध्यम बन जाते हैं, ठीक है ना। और उसी से जब प्रकाश जाता है तो वह ऐसे मुड़ जाता है। एक बार मान लो सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर मुड़ गया, फिर आगे एक और परत आ गई जो ठंडी थी, जो सघन का काम करेगी, तो विरल से सघन में जाएगी तो फिर से वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्लियर है ना। और ऐसे प्रकाश मुड़ता हुआ चलता है तो आपको जो चीज़ है ना वो भी हिलती हुई दिखाई देती है। क्लियर है। इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक गैस के ऊपर, एक गैस को जलाया हुआ है,
और एक व्यक्ति या एक बच्चा उसके गैस की लो से एक वस्तु को देख रहा है और वो वस्तु उसको हिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाना हो कि वायुमंडलीय अपवर्तन तो एक शब्द का आंसर हो गया, इसमें 3 नंबर तो आपको कोई देगा नहीं, तो समझाना भी पड़ेगा। तो आपको क्या समझाना पड़ेगा कि गैस के जो गैस की लो जल रही है उसके बिल्कुल ऊपर कैसी वायु है? गर्म। उससे थोड़ा सा ऊपर ठंडी वायु, उसके चारों ओर बाकी ठंडी वायु, ठीक है। तो जो गर्म है वो विरल माध्यम बना, जो चारों ओर है वो सघन माध्यम बना, और सघन माध्यम के अंदर से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वो मुड़ता है, और इसी मुड़ने की वजह से जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है वो कैसी? हिलती हुई दिखाई देती है, ठीक। ऐसा ही एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे कि मान लो पूरा गर्मी का दिन है, जून का महीना है, उसके अंदर भी आपको कई बार चीज़ें हिलती हुई दिखाई देती है। आप मतलब लंबे मैदान में देख रहे हैं तो आपको सामने जो पेड़ पौधे हैं ना वो भी थोड़े थोड़े ऐसे हिलते हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल थोड़े से। वो भी इसी कारण से, क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती के ऊपर पड़ा, धरती गर्म हुई। अगर सरफेस धरती का गर्म हुआ तो उसके ऊपर की जो वायु है वो भी गर्म हुई। ऊपर धीरे धीरे जाते हैं, ऊपर ठंडी होती जाती है, लेकिन धरती के बिल्कुल पास वाली वायु वो क्या है? गर्म होती है, ठीक है। और जैसे ही प्रकाश वहाँ से प्रकाश आता है वो ऐसे मुड़ कर आता है। पहले वो गर्म वायु में चला, थोड़ा सा ऊपर आया ठंडी वायु में चला, तो वो मुड़ जाएगा, ठीक है। उसी मुड़ने की वजह से आपको पेड़ पौधे हैं वो भी थोड़े से हिलते हुए दिखाई देते हैं, या सरफेस हिलता हुआ दिखाई देता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल प्लेन रोड पे चल रहे हैं जून के महीने में। इसका क्वेश्चन मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप रेगिस्तान में, बिल्कुल रेगिस्तान है, बिल्कुल गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे आप चल रहे हो, या आपने देखा भी होगा कि आगे ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर पानी पड़ा है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो इसको कोशिश भी करना देखने की, गर्मी के महीने वो पानी सा भी इसी वजह से दिखाई देता है कि वहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि जो रोड है ना उसके बिल्कुल नज़दीक वो वाली हवा तो गर्म हो गई और उससे ऊपर है वो ठंडी हो गई, ठीक है। और जब भी प्रकाश वहाँ से आएगा गर्म से ठंडी में, तो प्रकाश मुड़ता हुआ आएगा, विचलित होता हुआ आएगा, क्लियर है। और उसी वजह से वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मृग मरीचिका। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका, ठीक है। ये मृग मरीचिका क्यों नाम दिया गया है कि ये मतलब मृग मरीचिका है ना, मृग का मतलब पता है क्या होता है? हिरण, ठीक है। हिरण को ही मृग कहते हैं। हिरण को ना हमेशा अपने अंदर खुशबू की एक थोड़ी सी उसको ऐसी होती है, कन्फ्यूजन सी होती है। वो आती तो उसके अंदर से ही है, लेकिन वो उसी खुशबू को ढूंढता फिरता है कि पता नहीं वो कहाँ से आ रही है, इसलिए इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। कि जो हिरण है वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है, जबकि वो खुशबू उसके अंदर से ही हो रही होती है, ठीक है। कस्तूरी नाम आपने अगर कहीं सुना हो तो चलो उसको छोड़ो, बस इतना समझो कि हिरण हमेशा इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो उसके अंदर से रही होती है, ठीक है। यानी उसको उसके दिमाग के अंदर ये धुंधलापन है, ऐसा ही आपको दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा है आगे, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। वो बस क्या है? वहम है किस्म का, इसीलिए उसको भी क्या नाम दे दिया गया? मृग मरीचिका। अब मृग मरीचिका क्यों बनती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है ना सबको? इसका भी क्या जवाब होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक आधा आपकी बुक के अंदर और भी है, लेकिन सबसे पहले आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में लिखना होगा। लिख सकते हो? हाँ। वायुमंडल के अंदर क्या होता है?
ये हमने लिखा वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। वायुमंडल में तापमान में बदलाव के कारण अलग अलग परतें बन जाती हैं। परत का मतलब समझते हो ना, एक ठंडी लेयर, एक गर्म लेयर, ऐसे परत, ठीक है। अलग अलग परतें बन जाती है। ज़्यादा गर्म परत है वो विरल और कम गर्म है वो सघन माध्यम का काम करती है। जब इन्हीं परतों से प्रकाश जब चलता है तो वो क्या करता है, अपवर्तित होता है। और इसी अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है सबको वायुमंडलीय अपवर्तन? अब ये तो हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन की हमारी परिभाषा, क्लियर है ना। अब इसके बाद दो हमारे क्वेश्चन भी इसी के थ्रू हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो इसका ये हुआ कि अगर आपने गैस के ऊपर, गैस आपकी जल रही है और उसके बिल्कुल ऊपर से आपने देखा और सामने रखी वस्तुएं हिलती हुई प्रतीत होती है, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, मृग मरीचिका क्यों दिखाई देती है? अच्छा, सबसे पहले तो मृग मरीचिका होती क्या है उसको समझो। मृग मरीचिका है वो होती है जब आप रेगिस्तान के अंदर बिल्कुल लंबे हाईवे या रोड या रास्ते पर जा रहे हो और आपको ऐसा दिखाई देता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्या? लेकिन वो पानी नहीं होता, ठीक है ना। सामने आपको पानी दिखाई देता है लेकिन अब जब आप पास जाके देखते हो वो नहीं दिखाई देता। वो भी किस वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वो जो पानी सा दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। क्लियर है। और ऐसा ही कई बार ऐसा होता है कि आपने ऐसे ही रेगिस्तान के अंदर किसी पौधे को देखा तो उस पौधे का नीचे भी दिखाई देता है, ऊपर पौधा और उसका नीचे भी मतलब प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो भी इस मृग मरीचिका के कारण दिखाई देता है। क्लियर है। यानी वायुमंडल के अंदर अलग अलग परतें होती हैं, उनकी अंदर परावर्तन होने की अपवर्तन होने की वजह से। क्लियर है ना। इसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन के अंदर ही और एग्जाम्पल है, जैसे ग्रह तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ये तो पृथ्वी से और ग्रह पास, तारे दूर होते हैं और ग्रह पास, क्या यही आंसर होगा? तो क्या? तो बड़े होते हैं पृथ्वी के पास होते हैं, तारे छोटे होते हैं पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, बस यही आंसर होगा। इसको भी समझते हैं कि ऐसा क्यों। अच्छा, ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आज रात को ही कर सकते हो, ठीक है ना। आप खुले आसमान में बाहर निकल के देखना और आप ये ढूंढना कि आपको कहीं कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो टिमटिमा नहीं रही है। टिमटिमाने का मतलब है कि आप उसकी तरफ 1 मिनट के लिए देखोगे ना तो एक बार के लिए वो धुंधली हो जाएगी, फिर से वो चमकने लगेगी, धुंधली हो जाएगी, थोड़ी सी हिलती हुई दिखेगी, ऐसा दिखाई देगा। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे जो बिल्कुल चमकीले दिखाई देंगे, ठीक है ना। वो जो बिल्कुल चमकीले दिखाई देते हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो होते हैं ग्रह, और जो टिमटिमाते हैं वो होते हैं तारे, ठीक है। अब उनके अंदर क्या कारण होता है कि तारे तो टिमटिमाते हैं और ग्रह टिमटिमाते नहीं? उसका कारण ये है कि ग्रह है ना, तारों से जो प्रकाश आता है, एक तो वो बहुत दूर होते हैं, दूसरा उनसे जो प्रकाश आता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। और तारे इतने दूर होते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे बिंदु जैसे दिखाई देते हैं, बिंदु, ठीक है। इतने बिंदु कि इससे प्रकाश की एक ही किरण आए, ऐसा बिंदु, इतना छोटा, ठीक है ना। एक तो इससे आए और एक इतना बड़ा बिंदु है इससे, कौन सा ज़्यादा प्रकाश निकालेगा? ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना। ग्रह ऐसा होता है, तारा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या, ये क्या है, इसकी जो साइज है, इसकी जो आकृति है वो कैसी हो जाती है? बिंदु आकार। वैसे एक्चुअल में तो ये बहुत बड़े होते हैं, मतलब अपने सूरज से भी बड़े, अपने धरती से पता नहीं 1000 गुने बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत दूर होते हैं, इस वजह से हमें कैसे दिखाई देते हैं? बिंदु आकार के। और ग्रह जो होते हैं, या फिर हम ऐसे ही ले सकते हैं कि सूरज है वो इतना बड़ा होता है, ये भी बिंदु आकार का नहीं है, ये भी बिंदु आकार का नहीं है, ये बिंदु आकार का है, ठीक है। तो इससे जो प्रकाश आता है वो जैसे ही वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है तो वायुमंडल के अंदर वही अलग अलग परतें बनी होती हैं, कुछ गर्म कुछ ठंडी, ठीक है ना। जो धरती के बिल्कुल नज़दीक होती है वो कई बार ठंडी होती है और कई बार ज़्यादा गर्म हो जाती है। ज़्यादा गर्म तो गर्मियों के महीने में और ज़्यादा ठंडी सर्दियों के महीने,
क्लियर है ना। और इस वजह से जब प्रकाश उससे होकर गुजरता है तो वो ऐसे मुड़ जाता है, एक बार अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, एक बार अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। और ये किस वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है। तो इसका आंसर, जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? सॉरी, तारे क्यों टिमटिमाते हैं और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो इसका आंसर होगा क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है।